हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 लेक्चर कंप्लीट किए, राइट। अब इस 10th नंबर के लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम ऑलरेडी देख चुके, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है डिफरेंस? ये हम सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कभी बाजार में गए सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बैंगन लेने हैं। अब इसमें कई तरह के बैंगन होते हैं ना, एक ग्रीन कलर का होता है, पर्पल कलर के भी होते हैं। उसके बाद छोटे वाले बैंगन जो सब्जी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद बड़े वाले बैंगन जिसका भरता बनाते हैं। इस तरह के टाइप्स होते हैं ना बैंगन के। तो ये क्या होता है, ये उसका क्वालिटी होता है ना। छोटा बैंगन ये उसका क्या है, क्वालिटी है। बड़ा बैंगन ये क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। सब्जी वाला पूछता है कौन से बैंगन दूं, तो क्या पूछ रहा है, क्वालिटी पूछ रहा है, राइट। व्हाट इज मीन्स क्वालिटी। अब आपने बोला कि फॉर एग्जांपल छोटे वाले बैंगन दे दो, सब्जी बनानी भरता नहीं करना, छोटे वाले बैंगन दे दो। तो बाद में उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कितना दूं। कितना मीन्स क्वांटिटी, 1 kg 2 kg 3 kg, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। फर्स्ट what is, second how much. What is means qualitative analysis, how much means quantitative analysis. इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है। what is, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें क्या प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी, उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसमें क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, व्हाट इज। अब ये पता चल चुका है कि कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, अभी वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। अब ये पूरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, फर्स्ट मेथड इज लाइबिग्स। ये यूज की जाती है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट मेथड इज डुमास मेथड। ये यूज की जाती है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए। ज़ेडल मेथड, ये भी यूज की जाती है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए। एंड फोर्थ वन इज कैरियस मेथड। ये यूज की जाती है परसेंटेज ऑफ हैलोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये तीनों के लिए कैरियस मेथड का यूज किया जाता है, ओके। फिफ्थ, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, ये भी कैरियस मेथड का पार्ट है। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, ये भी कैरियस मेथड का ही पार्ट है। देन लास्ट में हम स्टडी करेंगे एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस लेक्चर में ये सब होने वाला है, और इसी के साथ हम इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। प्रॉब्लम्स भी इसी लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करने वाले। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड इज लाइबिग्स मेथड। अब ये मेथड हम ऑलरेडी क्वालिटेटिव एनालिसिस में देख चुके, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड, इसके प्रेजेंस में हिट किया जाता है। ये क्या है, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन वो ऑक्सीडाइज होके बन जाता है CO2। कार्बन से क्या बनता है, CO2। कार्बन से क्या बनता है, ये CO2। एंड H2O किससे बनता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे H2O बनाता है, ठीक है। इतना सिंपल से यहाँ पे। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए। ये देखिए यहाँ पे कंबशन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन आता है, और ये हमारा सैंपल, ये है CO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो अनहाइड्रस CaCl2 है, अनहाइड्रस CaCl2, इसमें क्या कलेक्ट होता है, इसमें कलेक्ट होता है हमारा H2O, और ये जो KOH है, इसमें कलेक्ट होता है CO2, ठीक है। अब बाद में हम इसका वेट लेके देख सकते हैं कि कितना CO2 बना और कितना H2O बना। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें इसका जस्ट फॉर्मूला देखना है, और फॉर्मूला से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो अब हम इसका फॉर्मूला कैसे निकाले, हम ये तो होगा CO2 बन गया, H2O बन गया, ये सब चीजें हो गई। तो फॉर्मूला निकालने के लिए जस्ट देखिए, फॉर कार्बन हम पहले निकालते हैं कार्बन का, ठीक है। फर्स्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ओके।
इससे पहले कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे पहले एम एम इज इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एम को हम मानेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। एम इज इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट करता हूँ, 44 ग्राम ऑफ CO2 contains 44 gram of CO2 contains how much gram of carbon? ग्राम ऑफ कार्बन। यहाँ पे ठीक से देखो, 44 ग्राम जो है ये मोलर मास होता है CO2 का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। दो ऑक्सीजन इसलिए 32। ओके, 12 प्लस 32 कितना? 44। ओके, सो 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितना ग्राम ऑफ कार्बन है? कितना है? 12 है ना, राइट। 12 ग्राम है ना, ये 12 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा अगर मैं लिखूं, 1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स, 1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स हाउ मच ग्राम ऑफ कार्बन? कितना ग्राम कार्बन होगा? 44 ग्राम में अगर 12 है तो 1 ग्राम में कितना? सीधा सीधा क्या करेंगे हम? मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट। 1 इंटू 12, 12 इंटू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 44, 44 ग्राम ऑफ कार्बन, इतना कार्बन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब हमें इसका मास पता नहीं, राइट। ये CO2 का मास पता नहीं, इसको हम सपोज M2 मान लेते, M2 ग्राम। अब M2 ग्राम ऑफ CO2 contains, M2 ग्राम ऑफ CO2 contains हाउ मच ग्राम ऑफ कार्बन? 1 ग्राम में इतना है तो M2 ग्राम में कितना होगा? सीधा सीधा फिर से मल्टीप्लीकेशन, M2 इंटू 12, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12 इंटू M2 डिवाइडेड बाय कितना है? ये 44, 44 ग्राम ऑफ कार्बन, ओके। 44 ग्राम ऑफ कार्बन, ओके। इतना यहाँ पे समझ में आया। लेकिन यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में निकालना है? टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है वो निकालना है हमें। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ये CO2 M2 ग्राम में कितना है? इतना है, राइट। टोटल M2 ग्राम में कितना है? इतना है। हमें किस में चाहिए? पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहिए, तो ये डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। समझ में आया? ये क्या है? ये किस में है? ये M2 ग्राम ऑफ CO2 में है। हमें किस में चाहिए? टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका मास लेते, परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M, राइट। ये मास ऑफ M2 में कितना मास है ये, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब परसेंटेज इसलिए 100 तो देना पड़ेगा, इंटू 100। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन की, ओके। अब नेक्स्ट सेम है, सेकेंड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करना है? देखो यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ CO2 था, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लेंगे 18 ग्राम ऑफ H2O, राइट। 18 ग्राम ऑफ H2O contains 18 ग्राम ऑफ H2O contains 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। 18 ग्राम ऑफ H2O में कितना हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। कैलकुलेट करो, यहाँ पे 16, यहाँ पे 2, ठीक है। देन M1 ग्राम, अभी H2O का मास हम M1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लेना, M2 हमने किसका लिया है? CO2 के लिया है, और यहाँ पे M1 किसका लेंगे हम? H2O का लेंगे। देन M1 ग्राम ऑफ H2O contains हाउ मच ग्राम? M1 ग्राम ऑफ H2O contains कितना हाइड्रोजन इसमें होगा?
m1 इंटू 2, राइट, 2 इंटू m1 लिखता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन होगा, 2 इंटू m1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इसमें होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें सिर्फ H2 में कितना हाइड्रोजन ये नहीं देखना, हमें टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखना है। तो यहाँ पे लेता हूँ फिर से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये m1 में कितना है वो पहले लिख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करो, डिवाइडेड बाय m1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये अभी पूरा लिख लो, लेकिन एग्जाम में ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस फॉर्मूलाज आप याद रखो। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला याद रखो और ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद रखो, यही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना लिख लो। चलिए देखते हैं अब इसका एक प्रॉब्लम। ओके, so problem number first, on complete combustion 0.25 gram of organic compound give 0.2 gram of carbon dioxide and 0.1 gram of water. Determine the percentage composition of carbon and hydrogen in the compound. Okay, okay. तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप कर लेना, पहले गिवन लिख लेना। गिवन से आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला का अंदाज लग जाएगा, अंदाजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे हमारी, हम पहले लिखेंगे गिवन, गिवन इज इक्वल टू, ओके, 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये क्या है, m, राइट, m इज इक्वल टू 0.25 ग्राम। देन गेव 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट हमने m2 ग्राम लिया था, बराबर है ना, m2 इज इक्वल टू 0.2 ग्राम, ये CO2 का मास है। देन 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, ये m1 लिया था हमने, m1 इज इक्वल टू 0.1 ग्राम आ गया। ठीक है, ये किसका है, ये CO2 का है और ये H2 का मास आ गया। अब उन्होंने पूछा है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, परसेंट कार्बन क्या है एंड परसेंट हाइड्रोजन क्या है। अब आपको फॉर्मूला याद है क्या, याद करो याद करो याद करो, फॉर्मूला याद करो। ये फॉर्मूला है ना, परसेंट कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, परसेंट कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू m2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44 इंटू m। ओके, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू m। ओके, अभी हमारे पास वैल्यूज है, हाँ m2 भी है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे, ये m2 है क्या हमारे पास, हाँ है, m1 भी है और m भी है। जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज ऐड करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ, कार्बन परसेंट कार्बन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m इंटू 100। ओके, देन यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू m। ओके, जस्ट वैल्यूज पुट करना है, पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन की वैल्यूज पुट करिए, 12 डिवाइड बाय 44 इंटू m2 कितना है 0.2 ग्राम, m1 कितना है 0.1 ग्राम इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर 21.81% आ जाएगा, 21.81%। आप कैलकुलेट करके देख लेना। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का देखिए, 2 इंटू m1 कितना है 0.1 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू m कितना है 0.25 ग्राम, 0.25, ओके 0.25 ग्राम। अब ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.44%। आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। ये मेथड है डुमास मेथड। ये किसके लिए यूज की जाती है? ये मेथड यूज की जाती है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए। इस मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसमें नाइट्रोजन है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसको हिट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको हिट किया जाता है CO2 के एटमॉस्फेयर में। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है ये फ्री नाइट्रोजन। यहाँ पे देख सकते हो आप, इससे हमें मिलता है फ्री नाइट्रोजन, राइट। और कुछ कुछ इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, उसको बाद में रिड्यूस करके नाइट्रोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इससे नाइट्रोजन रिलीज होगा और इस N2 से हम एस्टिमेशन करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, राइट। इस N2 से एस्टिमेशन करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे होता है, ठीक है। ये ऊपर जो देख रहे हो आप, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा कलेक्ट होता है, ये इसको हम V1 बोलते हैं, V1 ml। ml में इसका वॉल्यूम मेजर करते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ओके। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकाले? पहले तो हम सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे डिनोट किया जाता है, किससे हम लिखते हैं ये? पहले तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिनोट करते हैं M से, ओके, बिल्कुल सही बात है। देन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है ये, ठीक है। ये किससे डिनोट कर रहे हैं? देखिए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड इज इक्वल टू V1 ml, ओके, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे रूम टेम्परेचर जनरली हम T1 के मतलब केल्विन में लेते हैं। रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू T1 K, राइट। K फॉर केल्विन, केल्विन में हम इसको यूज करते हैं। अब ये जो वॉल्यूम हम नाइट्रोजन का मेजर करते हैं ना, इसको STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी को हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ N2 कर लेता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mmHg प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हम STP पे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mmHg प्रेशर, इस पे हम मेजर करते हैं जनरली, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है P1V1 into 273 divided by 760 into T1, ओके। आप बोल रहे होगे थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है। पहले पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद आपको लास्ट में एक फॉर्मूला दूंगा। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये फॉर्मूले सब याद रह जाएंगे, ठीक है। और बाद में हम लास्ट में जब समरी देखने वाले हैं ना पूरे लेक्चर की, तब आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंटर रिलेटेड हो एक दूसरे के, ठीक है। यही थोड़ा सा डुमास मेथड का थोड़ा सा है और जेदाल्स मेथड का थोड़ा सा अलग है। बाकी जो सभी फॉर्मूले है सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ओके। अब इसमें यहाँ पे देखिए V1 हम ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। V1 हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन P1 नहीं है हमारे पास अभी भी। P1, ठीक है। तो ये P1 कैसे कैलकुलेट करना है? P1 मीन्स प्रेशर, तो ये P1 कैलकुलेट करते हैं हम। P1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वियस टेंशन, ठीक है, एक्वियस टेंशन। इससे हम P1 कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में हमारा फॉर्मूला आता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 इंटू V इंटू 100
डिवाइडेड बाय 760 इंटू T1, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये V कैसे कैलकुलेट करना है, ये V ये है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। तो ये आ गया हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये V, और इससे भी पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये P1, ठीक है। ये सब की वैल्यू आपको दी होती है, आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, आप अप्लाई इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम सेकंड, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 gram of an organic compound gave 50 ml of nitrogen collected at 300 K temperature and 715 mm pressure. Okay, calculate percentage composition of nitrogen in the compound. Aqueous tension at 300 K is 15 mm. ओके, फर्स्ट स्टेप करो, प्रॉब्लम लिखने की फर्स्ट स्टेप करो। गिवन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन लिख लो पहले। गिवन ये क्या दिया हुआ है, 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब एम दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, एम इज इक्वल टू 0.3 ग्राम। ओके, तो मिला 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड, मतलब ऊपर हमने जो एपरेटस देखा ना उसके ऊपर कलेक्ट हुआ, उसको क्या कहते हैं हम, V1 कहते हैं। V1 कितना है, V1 इज इक्वल टू 50 ml, राइट, 50 ml, ओके, ये 50 है। देन एट 300 K टेम्परेचर, ओके, रूम टेम्परेचर भी दिया है, T1 इज इक्वल टू 300 K, ये भी ठीक है। एंड प्रेशर 715 mm। अब ये जो प्रेशर दिया हुआ है ना, ये जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हो, ठीक है। P1 नहीं है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 715 mm, राइट। एंड एक्वियस टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 15 mm। एक्वियस टेंशन इज इक्वल टू 15 mm। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद है हमें, फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रोजन का, परसेंट नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का, ये, राइट। लेकिन यहाँ पे एक बात देखो आप, V है क्या आपके पास m है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन V नहीं है। अब V को कैसे कैलकुलेट करें, तो उसका भी एक फॉर्मूला था, ये, ठीक है, ये V। अब V1 है, हाँ है, T1 है, हाँ है, लेकिन P1 नहीं है, तो P1 को कैसे कैलकुलेट करें, इससे कैलकुलेट करते हैं हम P1 को, राइट। तो कभी भी देखो फॉर्मूला, पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना उसको याद रखो। अब उसके अंदर हमें क्या नहीं दिया हुआ है ना, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। पहले मेन फॉर्मूला, उसके बाद सेकेंड जो आता है, ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए उसमें, ये। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट फॉर्मूला ये ले लो जस्ट स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है कभी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ पे डायरेक्टली V की वैल्यू आपको दे देंगे, और आप यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले देखना है कि उन्होंने पूछा क्या है पहले, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इन्होंने P1 की वैल्यू दे दी है ऑलरेडी, ठीक है। तो पहले देखना है कि उन्होंने पूछा क्या है। ओके, तो चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ओके, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं, ओके, यहाँ पे हमें पहले P1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। P1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 715 माइनस एक्वियस टेंशन कितना है 15, तो P1 कितना आ जाएगा मेरा 1700 mm। ओके, P1 बिल्कुल मिल गया। ये क्या हो रहा है, वेट एक सेकेंड, रफ नहीं हो रहा, ओके, हो रहा है। ओके, जाने दो इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं। क्या हो रहा है ये 700 mm, ये हो गया P1, इट इज भी नहीं हो रहा है ये, ठीक है, वन सेकेंड,
ओके, जाने दो इसको। ओके, ये आ गया हमारा P1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और उसका तो खत्म हो गया। देन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे V, ठीक है। तो V कैसे कैलकुलेट करिए, तो V कैलकुलेट करने के लिए ओके, ये गया यहाँ पे 700 mm। V कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है P1 इंटू V1। P1 मीन्स 700 इंटू V1 कितना है 50 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 760 इंटू T1 कितना है 300 केल्विन, ठीक है। तो इससे V कैलकुलेट हो जाएगा। तो V कितना आ जाएगा हमारा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे रखा है। तो V आ जाएगा 41.9 ml। ओके, ये आ गई V की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास P1 है, V भी है। अब ये V से हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला, आप फिर से लिखना, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन आपको कॉपी में लिखना है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए पहले, उसके बाद वैल्यूज ऐड करिए और उसके बाद ये लिखिए। यहाँ पे मैं नाइट्रोजन का फॉर्मूला वैसे लिखता हूँ 28 इंटू V इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28400 इंटू M, ठीक है। 28 इंटू V, 28 इंटू V कितना आया हमारा 41.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28400 इंटू M कितना है 0.3 ग्राम। अब ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिलेगी 17.46%। तो ये आ गया आपका आंसर 17.46%, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब ये गया, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पॉज करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो थर्ड मेथड आती है जेदार्स मेथड। ये किसके लिए यूज की जाती है, टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये भी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज की जाती है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, उसका बन जाता है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमोनियम सल्फेट, राइट। और उस अमोनियम सल्फेट को, उस एसिड मिक्सचर को NaOH के साथ अगर हम हीट करें तो इसका बन जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, राइट, प्लस ट्वाइस NH3 प्लस ट्वाइस H2, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा कहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। ये नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन नेक्स्ट H2SO4 पे एड्स ऑफ हो जाता है, राइट। फिर से NH2SO4 बना, लेकिन ये कहाँ पे था, ये एसिड मिक्सचर में था, और ये कहाँ पे H2SO4 पे एडसॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो इससे हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो असेंबली कैसी है, देखो फर्स्ट ये जेदाल्स फ्लास्क इस तरह का होता है, जेदाल्स फ्लास्क। इसमें क्या किया उन्होंने, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। देन उसके बाद NaOH के साथ हीट किया, और हीट करने के बाद इस ये नली से ये कहाँ पे चला गया, इस तरह से ये स्टैंडर्ड एसिड है, ये भी H2SO4 है, इस पे वो एडसॉर्ब हुआ, ये H2SO4 है, इस पे क्या एडसॉर्ब हुआ अमोनिया, इस पे अमोनिया एडसॉर्ब हुआ, और हम इससे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, फिर से ये एक्सपेरिमेंटल असेंबली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो इसका जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है ना, मैंने पहले इसको तैयार करके रख लिया है। तो इसका फॉर्मूला एक होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाय m इंटू n इंटू v इन ब्रैकेट ml। ओके, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का बाय जेदाल्स मेथड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसमें m मतलब क्या है, इसमें m होता है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड। एन मतलब होती है नॉर्मेलिटी, ठीक है, एन होती है नॉर्मेलिटी। इसके बाद वी क्या होता है, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml, राइट। ओके, ये तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखो, ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे इनटू 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको जरूरत नहीं करने की, क्योंकि ये फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई करके ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ठीक से याद रखो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक तो ये मेथड बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कंपाउंड जनरली सल्फेट नहीं बनाते, ठीक है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसके लिए ये मेथड का यूज नहीं किया जाता है, ये देखते हैं। जेदाल्स मेथड is not applicable for, is not given by, applicable for कुछ भी लिख सकते हैं। कौन से कंपाउंड ऐसे जो जेदाल्स मेथड नहीं देते? फर्स्ट वन इज नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, ये जेदाल्स मेथड, इसका एस्टिमेशन जेदाल्स मेथड से नहीं किया जाता, ठीक है, ये NO2। सेकेंड, अजो कंपाउंड, ये भी जेदाल्स मेथड से एस्टिमेट नहीं किए जाते, इस तरह से होते हैं ये अजो कंपाउंड। देन नाइट्रोजन इन रिंग, नाइट्रोजन इन रिंग वाले कंपाउंड, फॉर एग्जांपल pyridine, इसका भी एस्टिमेशन इस मेथड से नहीं किया जाता। pyridine का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए नाइट्रोजन इन रिंग, ठीक है। अब इस मेथड पे एक प्रॉब्लम देखते हैं जल्दी से। ओके, देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 3। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेदाल्स मेथड, the ammonia evolved from 0.5 gram of an organic gram of the compound in Jehgal's estimation of nitrogen, neutralize 10 ml of 1 molar H2SO4, find out the percentage of nitrogen in the compound। ओके, अब पूछा क्या है यहाँ पे, हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग जेदाल्स मेथड। हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले लिख लो गिवन 0.5 ग्राम क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब यम दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। ओके, देन न्यूट्रलाइज्ड जेदाल्स एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ H2SO4, 10 ml, ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, राइट ना, 10 ml मींस वॉल्यूम दिया हुआ है V, 10 ml, 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, ये क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी नहीं, ये मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी दी हुई कितनी, 1 मोलर, एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाय m इंटू n इंटू v इन ml। अब यहाँ पे तो हमें m दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला में हमें n पूछा गया है, तो हमें m का कन्वर्जन किस में करना पड़ेगा, n में। कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, n इज इक्वल टू, n मीन्स नॉर्मेलिटी एंड m मीन्स मोलरिटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू, m मीन्स मोलरिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है, मोलरिटी कितना है, 1 है, और n फैक्टर यहाँ पे होता है कि H2SO4 में कितने आयोनाइजेबल H प्लस प्रेजेंट है, H2SO4 में कितने आयोनाइजेबल H प्लस प्रेजेंट है, कितने हैं, 2 है, यहाँ पे देखिए 2 H प्लस देता है, H2SO4 कितना H प्लस देता है, 2, तो इसलिए n फैक्टर मीन्स 2 और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 नॉर्मल सॉल्यूशन,
ठीक है, अब हमने बस सारी चीजें हैं, हमें बस फॉर्मूलाज में वैल्यूज ऐड करना है। एन percentage of n is equal to 1.4 divided by m into n into v. Okay, so 1.4 divided by m कितना है, m for here m for organic compound and this m is capital. Okay, ये capital m यहाँ पे समझ लो, ये small m नहीं है, ये capital m है molarity का. Okay, small m 0.5 ग्राम into normality 2 into वॉल्यूम कितना है 10 ml. अब ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 56%. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 56%. ओके, ये कैलकुलेट करके देखना, आप ऐसे मत लिख. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसका पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना. अब फोर्थ मेथड यहाँ पे स्टडी करेंगे हम, कैरियस मेथड. ये मेथड यूज की जाती है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, परसेंटेज ऑफ हैलोजन कैलकुलेट करने के लिए. देन परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस. ठीक है, इन तीनों के लिए ये मेथड यूज की जाती है. इस मेथड में क्या होता है, एक एपरेटस होता है, उसका नाम होता है कैरियस ट्यूब. अब एक कैरियस ट्यूब से ही इसको नाम दिया है कैरियस मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये होती है कैरियस ट्यूब. ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हीट किया जाता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ओके, यहाँ पे देखो फ्यूमिंग HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बीच में हीट किया गया है. ठीक है, हीट. तो इससे क्या होता है, इससे हमें मिलता है सिल्वर हैलाइड, कोई भी हैलाइड. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी है वो हमें इससे मिलता है. और इसको हम फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और इसका वेट लेते हैं और इससे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ हैलोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ठीक है, ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन का फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बेस पे हम ब्रोमीन, आयोडीन, इसका फॉर्मूला निकालेंगे. ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं. पहले हम किसका निकाल लेंगे, फर्स्ट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे कैलकुलेट करना है फॉर क्लोरीन. ठीक, तो 143.5 ग्राम ऑफ AgCl contains how many gram of chlorine. 143.5 gram of AgCl contains how many gram of chlorine. अब ये 143 जो है ये मोलार मास होता है किसका, AgCl का. ठीक है, तो इसमें क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ओके, इसमें कितना क्लोरीन होता है, कितना क्लोरीन इसमें होता है. ठीक है, देन M1 ग्राम, हमने ये कहाँ पे देखा है, ये जस्ट हमने कार्बन में भी यही स्टडी किया ना, हाइड्रोजन में भी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में भी यही देखा. तो इसी की तरह करते हैं कि M1 ग्राम ऑफ AgCl, M1 ग्राम ऑफ AgCl contains how much gram of chlorine, कितना क्लोरीन. जस्ट मल्टीप्लिकेशन करो, 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू M1 ग्राम ऑफ क्लोरीन. राइट, अगर 143.5 में इतना है तो M1 ग्राम में कितना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करो, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करके कर दिया इससे, इसको कर दिया इससे. ठीक है, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ये इसको कर दिया x से, x में यहाँ पे कोई नहीं इसलिए ये इसको डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, आपको आता है ना, ये डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, M1 ग्राम ऑफ Cl. लेकिन हमें पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखना है, तो क्या करें, ये जो है ये डिवाइड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, इससे हमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, इज इक्वल टू 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 into M1 डिवाइडेड बाय M into 100. ओके, ये हो गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन
ठीक है, ये क्या होगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का कैलकुलेशन। इस तरह से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेम होता है किसके लिए, इसी तरह से सेम होता है ब्रोमीन के लिए, इसी तरह से सेम होता है आयोडीन के लिए। राइट, अभी हम ये सब नहीं लिखने वाले, अभी मैं आपको ब्रोमीन का बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू, सीधा ये क्या है, ये क्लोरीन का मास है। ब्रोमीन का मास कितना होता है, ब्रोमीन का मास होता है 80 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, AgCl का मास है। तो AgBr का मास कितना होता है, कितना होता है 188, AgBr का होता है 188 इंटू बाकी का जो है वैसे के वैसा m1 डिवाइड बाई m इंटू 100। ठीक है, ये क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। अब परसेंटेज ऑफ आयोडीन आप कैलकुलेट करके देखो, वीडियो पॉज करना और कैलकुलेट करके देखना पहले। ठीक है, बाद में ये वैल्यू, बाद में आंसर देखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज ऑफ आयोडीन लिख देता हूँ। परसेंटेज ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 80, ये ब्रोमीन का है, तो आयोडीन का मास कितना है 127 होता है आयोडीन का, 127 डिवाइडेड बाय PgI का मास कितना होता है 235 इंटू M1 डिवाइड बाय M इंटू 100। ठीक है, इस तरह से हमें 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे मिल गए, 3 फॉर्मूलाज। राइट, अब यहाँ पे हर एक फॉर्मूला में M1 की वैल्यू चेंज है, M1 का मास चेंज है। इसका मतलब क्या है, M1 यहाँ पे होता है AgCl का, यहाँ पे M1 होता है AgBr का, यहाँ पे M1 होता है AgI का। राइट, तो इस तरह से हम कैरियस मेथड से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैलकुलेट करते हैं। अब इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम देखो, इन कैरियस मेथड estimation of halogen 0.15 gram of organic compound gave 0.12 gram of AgBr. Find out the percentage of bromine in the compound. ओके, सिंपल प्रॉब्लम है। पहले क्या करना है हमें, पहले हमें लिखना है गिवन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। राइट, देन AgBr मतलब M1 दिया हुआ है हमें, M1 इज इक्वल टू कितना है 0.12 ग्राम, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कैलकुलेट करने के लिए क्या है। अब आपको फॉर्मूला याद है क्या, आप 2-3 बार अगर फॉर्मूला को लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा। राइट, 2-3 बार लिखना है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करनी, फॉर्मूला का रट्टा नहीं मारना है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, इसका फॉर्मूला होता है ये, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 80 अपॉन 188 इंटू M1 बाय M इंटू 100। ओके, वैल्यूज ऐड करो, 80 अपॉन 188 इंटू M1 कितना है 0.12 डिवाइडेड बाय M कितना है 0.15 इंटू 100। सो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू, ओके आप ये लिख लेना, इसका आंसर आ जाएगा 34.04%। कैलकुलेट करके देख लेना पहले। ठीक है, 34.04% ये होता है ब्रोमीन। इस तरह से हम ब्रोमीन का एस्टिमेशन करते हैं। ओके, यहाँ पे आयोडीन आ जाए तो आयोडीन का फॉर्मूला ऐड करना, क्लोरीन अगर पूछा जाए तो क्लोरीन का फॉर्मूला ऐड करके देखना। ठीक है, वैल्यूज का आके चेंज होती है, सिर्फ यहाँ के देखो ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज होती है, बाकी सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, ये भी कैरिस मेथड के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, कैरिस मेथड का एक पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। ये क्या है, ये सोडियम पेरोक्साइड है Na2O2, इसके साथ इसको हीट किया जाता है। तो हीट करने के बाद सल्फर जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पे देखो H2SO4, इसमें जो सल्फर प्रेजेंट होता है ना वो ऑक्सीडाइज होता है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में। राइट, और इसको प्रेसिपिटेट किया जाता है BaCl2 के साथ। BaCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कर दो तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है BaSO4 की फॉर्म में। राइट, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बाद में इसको क्या करना है, प्रेसिपिटेट को फिल्टर करना है, वॉश करना है, ड्राई करना है, वेट करना है। ठीक है,
तो ये BaSO4 में कितना सल्फर प्रेजेंट है, उतना ही सल्फर प्रेजेंट है जितना इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे देखो ये कैरियरिस्टिक, ठीक है। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना परसेंटेज ऑफ सल्फर प्रेजेंट है उतना ही परसेंटेज ऑफ सल्फर इस BaSO4 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना, राइट ना। ये BaSO4 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम होता है, सेम हमने क्लोरीन का किया, सेम हमने किसका किया, आयोडीन का किया, सेम हमने किसका किया, ब्रोमीन का किया। उसी तरह से हम सेम परसेंटेज ऑफ सल्फर लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे ब्रोमीन का फॉर्मूला ये है ना, यहाँ पे नीचे देखो ये ब्रोमीन, राइट। ये किसका मास था, ये ब्रोमीन का मास था। और ये किसका मास था नीचे वाला, ये AgBr का मास था, राइट। तो इसी में हमें जस्ट चेंजेस करेंगे हम। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, ये ब्रोमीन का है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फर का मास कितना है 32 होता है सल्फर का मास, डिवाइडेड बाय ये किसका मास है AgBr का, इसके जगह पे आ जाएगा BaSO4 का मास कितना होता है 233 होता है BaSO4 का मास, इनटू बाकी का वैसे लिखो m1 डिवाइडेड बाय m इंटू 100। तो इस तरह से आ जाता है सल्फर का फॉर्मूला, राइट। ओके, इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, ज्यादा याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। क्लोरीन का लिखो, ब्रोमीन का लिखो, आयोडीन का लिखो, बस ये मास याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मास याद रखो, बाकी का दो सेम पैटर्न है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम, in sulfur estimation 0.157 gram of organic compound gave 0.4813 gram of barium sulfate. What is the percentage of sulfur in the compound? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है given, यहाँ पे लिखता हूँ मैं given is equal to m कितना है 0.157 ग्राम, ओके। देन बेरियम सल्फेट का मास दैट मीन्स m1 है, m1 दिया हुआ है 0.4813 ग्राम ऑफ BaSO4, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर। फॉर्मूला याद है आपको, यह है फॉर्मूला उसका, लिखो वैल्यूज ऐड करो। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 अपॉन 233 इंटू m1 बाय m इंटू 100, राइट। वैल्यूज ऐड करने के बाद 32 डिवाइड बाय 233 इंटू m1 कितना है 0.4813 डिवाइडेड बाय m कितना है 0.157 इंटू 100, ओके। देन ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर की वैल्यू आ जाएगी 42.10%, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखना और वैल्यू खुद से निकालना, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और लिख लो पहले। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, ये भी सेम मेथड होता है, कैरीज मेथड, राइट। जिस तरह से हमने परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाला, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाला, उसी तरह से हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फास्फोरस लिखने वाले, ओके। इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो HNO3 के साथ हीट किया जाता है, राइट। और इसमें जो फास्फोरस प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है H3PO4 के फॉर्म में, ओके। H3PO4 के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसमें अगर हम अमोनिया एंड अमोनियम मॉलिब्डेट अगर ऐड कर दे, ये अमोनिया एंड अमोनियम मॉलिब्डेट अगर हम इसमें ऐड कर दे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है बाय प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसको हम बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, मोलिब्डेट, ठीक है। इसके फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ओके। अब हमें परसेंटेज ऑफ फास्फोरस यहाँ पे लिखना है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये सल्फर में हमने क्या किया था, ऊपर हमने सल्फर का मास लिया था ना, यहाँ पे हम ऊपर क्या लेंगे, फास्फोरस का मास लेंगे, ठीक है। कितना होता है फास्फोरस का मास 31 होता है ना, कितना होता है 31 डिवाइडेड बाय नीचे किसका मास लिया था
ये प्रेसिपिटेट किसके फॉर्म में आए उसका मास लेना है। ठीक है, इसका मास होता है 1877 इंटू m1 बाय m इंटू 100, बाकी का वैसा। चेंजेस कहाँ पे आ गए ये देखो बस। कैरेस मेथड में यही होता है, कैरेस मेथड सबसे सिंपल होता है, बस ये दोनों याद रखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ना एस्टिमेशन करने के लिए दो मेथड्स का यूज किया गया है। पहले तो ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हुआ, और सेकंड ये प्रेसिपिटेट होता है मैग्नीशियम के साथ, राइट, MgNH4PO4 ये प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना वो MgSO4 एंड एक्वियस NH3 के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, तो ये बनाता है MgNH4PO4। ओके, और इसको हीट करने के बाद ये Mg2P2O7 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम में अगर आपको आ जाए ना, प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा आपको कि मोलिब्डेट दिया हुआ है कि ये मैग्नीशियम मिक्सचर बोलते हैं इसको जनरल। ठीक है, ये पूरे को मैग्नीशियम मिक्सचर बोलते हैं। तो MgNH4PO4 दिया हुआ है कि मोलिब्डेट दिया हुआ है, इससे आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे होता है। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू, अब ऊपर हमने क्या लिया था, ये फास्फोरस यहाँ पे ठीक से दिख रहा है आपको, ये 31 है, फिर से लिखता हूँ इसको मैं 31। ये किसका मास था, ये मास था फास्फोरस का। अब यहाँ पे भी क्या लेना है, पहले फास्फोरस का मास हमें लेना है, लेकिन ऊपर जो थे, ऊपर सिर्फ एक फास्फोरस था। यहाँ पे देखो एक फास्फोरस है ऊपर, और यहाँ पे दो फास्फोरस है प्रेसिपिटेट में। कितने फास्फोरस है, दो। तो मास लेने के टाइम फास्फोरस कितने लेने पड़ेंगे, दो। तो 31 प्लस 31 कितना हुआ, 62। फास्फोरस का मास कितना हुआ, 62। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये पूरे प्रेसिपिटेट का मास कितना होता है, 222। 222 ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, 222 इंटू m1 बाय m इंटू 100। ठीक है, तो ये दो मेथड्स होते हैं परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कैलकुलेट करने के लिए। ओके, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम, ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस 10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 6.73 gram of Mg2P2O7. What is the percentage of phosphorus in the organic compound? Okay, क्या करना है, पहले गिवन लिख लो, बाकी का बाद में देखते हैं, जो होगा वो होगा। पहले लिख लो गिवन, यहाँ पे ठीक से करो, ये गिवन M दिया हुआ है 10 ग्राम, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ग्राम, देन Mg2P2O7 मतलब M1 दिया हुआ है हमें, राइट। M1 कितना दिया हुआ है, 6.73 ग्राम, एंड क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कौन सा लगाना है फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, कौन सा लगाए, पहले वाला लगाए या दूसरे वाला लगाए। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, Mg2P2O7। अगर हमें दोनों फॉर्मूला याद है, लेकिन हम ये भूल गए कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करना है, तो कैसे देखना है ये, यहाँ पे देखो ना P2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, P2 दिया हुआ है, इसका मतलब दो फास्फोरस का वेट होगा, एक फास्फोरस का वेट होता है 31, दो का होता है 62, तो यही फॉर्मूला तो होगा ना, राइट। ये फॉर्मूला है इसका, देखो ये फॉस्फोमोलिब्डेट के लिए है फर्स्ट वाला, और ये P2O7 के लिए ये सेकेंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 222 इंटू m1 बाय m इंटू 100, ओके, इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 222 इंटू m1 कितना है 6.73 डिवाइडेड बाय m 10 ग्राम इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर इसका आ जाएगा, कितना है आंसर, 18.8%। 18.8% होगा इसका आंसर। ठीक है, पॉज करो और लिखो। ओके, अब इसके बाद
हमें देखना है एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। जनरली ऑक्सीजन का एस्टिमेशन जो है ना, वो हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस सब का परसेंटेज लेते हैं और उसको 100 से माइनस कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस सब का परसेंटेज की क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं, प्लस प्लस प्लस, और 100 से माइनस कर देते हैं इन सबको। तो इससे हमें क्या मिलता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन देखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 63% ऑफ कार्बन, 6.8% of hydrogen, 3.2% of nitrogen, then what is the percentage of oxygen? ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंट ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 63, प्लस 6.8 हाइड्रोजन है, प्लस 3.2 क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इससे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ये पहले एडिशन करना है और उसके बाद ये सब्सट्रैक्शन करना है। तो इससे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारा आ जाएगा 100 माइनस कितना हुआ 73। ओके, सो यहाँ पे ये वैल्यूज हमारी आ जाएगी 27%, 27% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तो गई सिंपल मेथड, ये वही फर्स्ट मेथड, ठीक है। अगर हमें सेकंड मेथड से, दूसरे मेथड से अगर हमें ऑक्सीजन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। ओके, यहाँ पे देखो एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन की एक अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, तो इससे ऑक्सीजन एंड कुछ अदर गैसेस प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। इसको अगर हम रेड कोक से अगर ट्रांसफर करें तो उससे, रेड हॉट कोक से अगर इसको ट्रांसफर किया तो उससे ये जो ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये देखो, ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम आयोडीन पेंटॉक्साइड I2O5 से अगर पास करें तो इसका कन्वर्जन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है, यहाँ पे देखो हमने फॉर एग्जांपल हमें 1 मोल ऑफ अगर CO मिला ना, 1 मोल ऑफ CO अगर हमें मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिला, यहाँ पे देखो 1 मोल मिला, यहाँ पे भी हमने वही मोल यूज किया है, हमने वही मोल यूज किया, तो उससे हमें 2 मोल ऑफ CO2 मिलते हैं। ये देखो 2, ये देखा 1 मोल ऑफ CO से कितना मिला हमें, 2 मोल ऑफ CO मिले, सॉरी 2 मोल ऑफ CO2 मिले, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से हमें कितना मिलता है, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब इससे हम फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, 88 gram of carbon dioxide contains 32 gram of oxygen। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो हमने एक ऑक्सीजन यूज किया, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे देखो हमने कितना ऑक्सीजन की यूज किया, 1 मोल, राइट। तो हमें कितने मिले, 2 मोल। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम यूज करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, 2 मोल, ठीक है। इसलिए हमने ये पूरा वेट कितना लिया, 88 लिया, और उससे हमें ऑक्सीजन कितना मिला, 32 मिला, ठीक है। देन m1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना, 32 इंटू m1 डिवाइडेड बाय 88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ये भी बात ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू total mass of this 32 divided by 88 into m1, टोटल मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे डिनोट करते हैं, m से, इंटू 100, ठीक है। लगभग ये सेम ही है कैरिस मेथड की तरह, फॉर्मूला सेम है, राइट। ओके,
तो इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे समरी देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमने कौन सी देखी थी? फर्स्ट मेथड देखी हमने लाइबिग्स मेथड। उसमें किसका डिटरमिनेशन किया जाता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का डिटरमिनेशन उस मेथड में किया जाता है। ओके, अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये जो है ये परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ठीक है, ये वन सेकेंड, ओके, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, ये सारे के सारे जो फॉर्मूलेज है कुछ एक जैसे ही दिख रहे हैं। देखो नहीं, ठीक से देखो, एक जैसे ही दिख रहे हैं ना, राइट। ये थोड़ा सा नाइट्रोजन का अगर अलग छोड़ दें हम तो ये सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ पे याद रख सकते हैं। ओके, देन हमने सेकंड क्या यूज किया? सेकंड मेथड कौन सी देखी हमने? डूमास मेथड। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है डूमास मेथड का। पहले परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करो, उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट करो, उसके बाद P1 कैलकुलेट करो, राइट। उसके बाद देखिए हमने जेदाल्स मेथड। यहाँ पे देखो ये जेदाल्स मेथड कैसे होती है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाय m इंटू n इंटू v। ठीक है, ये होती है जेदाल्स मेथड। देन नेक्स्ट देखिए हमने कैरियस मेथड। कैरियस मेथड में क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये सब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट मेथड एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट वाला। इस तरह से हम ऑक्सीजन का एस्टिमेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है ये चैप्टर और यहाँ पे खत्म होता है आज का लेक्चर। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।